गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कारा में जनन। कारा में किस प्रकार से जनन पाया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं। कारा मुख्यतः कायिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा वृद्धि करता है, रिप्रोड्यूस होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड इन कारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में थैलस में कुछ विशेष प्रकार की आउटग्रोथ्स बनती हैं जो कि मेन थैलस से, पेरेंट थैलस से, मदर थैलस से अलग होकर एक नवीन थैलस को, एक न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। कौन कौन से विधियों द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? ट्यूबर्स, एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ट्यूबर्स क्या है? ये राइजोइड्स पर स्टार्च युक्त फूली हुई संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं। और इनमें स्टार्च पाया जाता है। प्रत्येक ट्यूबर जो है वो अंकुरित होकर एक नए थैलस को जन्म देता है। एमाइलम स्टार्स, ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स मेन एक्सिस की नीचे वाली नोड्स पर कोशिकाओं के समूहन के कारण बनती हैं, सेल्स के एग्रीगेशन के कारण बनती हैं। इनमें स्टार्च पाया जाता है। एमाइलम स्टार्च की अधिकता होती है। जैसे कारा स्टेलिजेरा में ये मात्र पादप से पृथक होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। थर्ड टाइप है पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स के द्वारा। ये बल्बिल्स गोल और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि राइजोइड्स पर या स्तंभ के निचले भागों पर बनती हैं। अधिकांशतः ये भूमिगत रहती हैं, बहुत सालों तक पेरिनेशन के काम आती हैं, यानी कि बहुवर्षिता में योगदान देती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उस समय ये मात्र पादप से अलग होकर, पृथक होकर, अंकुरित होकर नए थैलस को जन्म देती हैं। इसके बाद है एक और मेथड है प्राथमिक तंतु, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, द्वितीयक तंतु, द्वितीयक प्रथम तंतु हम इसे बोलते हैं। थैलस की पुरानी पर्व संधियों और राइजोइड्स से एडवेंटिशियस नेकेड ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें हम द्वितीयक प्रथम तंतु कहते हैं। ये मात्र पादप से पृथक होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। कारा में लैंगिक जनन विषम युग्म की प्रकार का होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, कारा के संदर्भ में इन्हें हम ग्लोब्यूल कहते हैं। और ओवोगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कारा के संदर्भ में हम इसे न्यूक्यूल बोलते हैं। ये दोनों लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस की जो पर्व संधियां हैं नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं और नेकेड आई से या नग्न आँखों से हम इन्हें देख सकते हैं। किसी भी पर्व संधि के ऊपर जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पर्व संधि पर नीचे की ओर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या न्यूक्यूल जो है वो ठीक इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अधिकांश जातियां जो है वो मोनोइशियस होती हैं, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एक ही नोड पर पाए जाते हैं। कारा की वेलिचाई जो स्पीशीज है वो डायोशियस होती है। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। ये देखिए, ये स्थिति बताई गई है कि ये एक नोडल रीजन है, इसमें नीचे की तरफ ये ग्लोब्यूल है और ऊपर जो है ये
नोक्यूल प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें इस प्रकार से ये शील्ड सेल्स होती हैं, इसमें ये सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिप्यूलोड्स हैं और ये बीच में न्यूक्यूल पाया जाता है। इसके अंदर ये ट्यूब सेल्स हैं, हम इसके डिटेल में स्टडी करेंगे। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड एट द नोड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। सीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं उन पे उनकी पर्व संधि के रीजन से ये निकलते हैं। थैलस में नीचे स्थित जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं उनके नोडल रीजन की अडेक्शियल, ये देखिए, ये एक अभ्यक्ष सतह पर ग्लोब्यूल नीचे और न्यूक्यूल इसके ऊपर की तरफ परिवर्धित होता है। ये एक अडेक्शियल पेरिफेरल सेल है, ये देखिए, ये अडेक्शियल पेरिफेरल सेल है। इस अडेक्शियल पेरिफेरल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये देखिए, इसमें परिणत विभाजन हुआ, यहाँ पर ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये एक सेल बाहर की तरफ काटता है, ये देखिए, एक सेल आउटर की तरफ काटी इसने और एक तरफ सेल नीचे की तरफ। जो आउटर सेल है वो उसे हम ग्लोब्यूल इनिशियल बोलते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल बोलते हैं, और जो इनर वाली सेल है उसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक सेल जो बनती है वो एंथ्रीडियम की तरफ बनेगी और दूसरी सेल जो है वो इंटरनोडल सेल की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो आउटर सेल है जो कि इनर सेल के दोबारा से परिणत विभाजन के फलस्वरूप बनी है, वो पुंधानी की आधारी पर्व संधि या बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम कहलाती है, और नीचे वाली जो सेल है वो इंटरनोडल सेल की तरह कार्य करती है। इस प्रकार से इस समय ये जो है वो 3 सेल्स शो करती है। एक है एंथ्रीडियल इनिशियल जो सबसे पहले बना, ये प्रथम पेरिक्लाइनल डिवीजन से फलस्वरूप बना। फिर प्रथम पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप जो इनर सेल बनी थी उसमें फिर से परिणत विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप जो मिडल सेल है वो बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम है और सबसे अंदर वाली जो सेल है वो इंटरनोडल सेल कहलाती है या पर्व कोशिका कहलाती है। इस समय 3 कोशिकाएं हैं। एट दिस टाइम इट शोज 3 सेल्स, 3 कोशिकाएं हैं। एक है एंथ्रीडियल सेल या एंथ्रीडियल इनिशियल, इसे हम ग्लोब्यूल इनिशियल भी कहते हैं, ठीक है। एक है मिडल सेल, इस मिडल सेल को हमने बेसल नोडल सेल ऑफ एंथ्रीडियम कहा है, और सबसे इनर वाली जो सेल है वो इंटरनोडल सेल या पर्व कोशिका कहलाती है। अब ये जो मिडल सेल है इसमें डिवीजन के फलस्वरूप 5 पेरिफेरल सेल्स जो है वो बनती हैं। इसमें 5 पेरिफेरल सेल्स बनती हैं। ये 5 पेरिफेरल सेल्स जो है वो देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से ये, इसमें 5 पेरिफेरल सेल्स बन जाती हैं। इस 5 पेरिफेरल सेल्स में क्या होगा, सबसे ऊपर वाली जो सेल है वो ओवोगोनियम का निर्माण करेगी और जो 2 लेटरल सेल्स हैं वो एक कोशिकीय सहपत्र जो कि न्यूक्यूल को घेरे रहते हैं वो बनाएंगे, और जो दो नीचे की सेल्स हैं वो कॉर्टिकल सेल्स बनाने में काम आती हैं, यानी कि वो वल्कुट कोशिकाएं, कभी कभी वल्कुट कोशिकाएं बनाते हैं। हुआ है क्या, सबसे ऊपर वाली सेल ने एंथ्रीडियल सेल या ग्लोब्यूल इनिशियल बनाया। मिडल वाली सेल में 5 पेरिफेरल सेल्स जो है परिधीय कोशिकाएं जो है वो परिवर्धित होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली सेल ने ओवोगोनियम का निर्माण करना है। 2 लेटरल सेल्स जो हैं वो पार्श्व जो कोशिकाएं हैं वो एक कोशिक सहपत्रिक बनाती हैं जो कि न्यूक्यूल के दाएं बाएं स्थित रहते हैं, और 2 जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो कभी कभी वल्कुट कोशिकाएं या कॉर्टिकल सेल्स का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है, नोट्स में दे रखा है कि पेरिफेरल एडिक्शियल सेल है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, फिर दूसरा पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, तो हमारे पास ये 3 सेल्स आ जाती हैं। तो इन 3 सेल्स के बाद जो है फिर 5 पेरिफेरल सेल्स बनती हैं। अपर मोस्ट से ओवोगोनियम का निर्माण होता है, 2 जो है वो न्यूक्यूल की ब्रेक्ट्स बनाती हैं और लोअर 2 जो है वो कॉर्टिकल सेल्स में इम्पार्ट करती हैं।
अब हम एक सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल लेते हैं कि ग्लोब्यूल का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा डायग्रामेटिक आपको बता रखा है। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको क्लियर सब कुछ दिखा रखा है। हमने देखा कि एडेक्शियल, वो मैं वापस पीछे से जहाँ पे हमने पढ़ा है वहाँ पे जा रही हूँ। एडेक्शियल पेरिफेरल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आउटर और इनर सेल बनी। अब आउटर सेल, जिससे हमने एंथ्रीडियल इनिशियल या ग्लोब्यूल इनिशियल कहा था, वो सेल जो है एपिकल सेल के रूप में काम करती है। इस एपिकल सेल में ये देखिए यहाँ पर एडेक्शियल पेरिफेरल सेल यहाँ तक आ गया, ये एंथ्रीडियल, हम ये जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन से ये सब बना, और ये फिर जो है एपिकल सेल जो है, इस एपिकल सेल को हमने एंथ्रीडियल इनिशियल कहा। इस एपिकल सेल में या एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। इसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी। एक सेल जो है वो बनती है एंथ्रीडियल मदर सेल और दूसरी बनती है पेडिसल सेल। अब जो एंथ्रीडियल मदर सेल ने आगे चल के निर्माण करना है एंथ्रीडियम का। इस एंथ्रीडियल मदर सेल में दो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स होते हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये पेडिसल सेल बन गई, ये नोडल सेल है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है। यहाँ पर इसके डिवीजन के फलस्वरूप आप पैरेलली उसमें देखते रहिएगा उसको। देखिए इस एंथ्रीडियल मदर सेल के अंदर दो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स होते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि दो अनुदैर्घ्य विभाजन एक दूसरे के समकोण, और फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इससे एक ऑक्टेंट बन जाता है, अष्टांशक बन जाता है, जिसमें कि 8 कोशिकाएं होती हैं। इस ऑक्टेंट की प्रत्येक कोशिका के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 सीरीज बन जाती हैं, और प्रत्येक सीरीज के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं। यानी कि इस प्रकार से 8 अष्टांशक में कि 8 कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में ऑक्टेंट की प्रत्येक ईच सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 सीरीज बन जाएंगी, और प्रत्येक सीरीज में 3 कोशिकाएं हैं। तो क्या हो गया, 8 × 3 इट इज इक्वल टू 24। टोटल 24 कोशिकाएं हैं। ये प्रत्येक कोशिका साइज में इंक्रीज होती है, जिसमें से 3 लेयर्स बन गई, आउटर, मिडल एंड इनर। ठीक है, जो आउटर है ये प्लेट लाइक शील्ड सेल्स या परिरक्षक कोशिकाएं बनाती हैं। मध्य की जो हैं ये त्रिज्यीय रूप से या रेडियल रूप से लंबाई में बढ़ जाती हैं, और ये रोड शेप्ड मैनुब्रियम का निर्माण करती हैं। और जो अंदर की कोशिकाएं हैं ये 8 प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं कहलाती हैं। 8 प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स होती हैं, और ये प्रत्येक, ये देखिए यहाँ बता रखा है मैंने, ये आउटर सेल्स है, परिरक्षक कोशिकाएं बन गई, शील्ड सेल्स बन गई, और ये जो है मिडल सेल्स जो है ये रेडियली इलोंगेटेड होकर मैनुब्रियम बनाती हैं, और इनर वाली सेल्स जो हैं ये प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स कहलाती हैं। और ये प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स हैं, प्रत्येक कैपिटुलर सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स निकलती हैं, द्वितीयक मुंडक कोशिकाएं निकलती हैं, और इनके सिरों पर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंथ्रीडियल फिलामेंट या पुंधानी तंतु पाए जाते हैं, जो कि 1 to 100 सेल्ड होते हैं। यहाँ पर अब हम डायग्राम में देखते हैं, ये जो सेल्स हैं दीज आर शील्ड सेल्स। इन शील्ड सेल्स से अंदर की तरफ ये रॉड शेप्ड सेल्स निकलती हैं। इन्हें हमने क्या कहा है, मैनुब्रियल सेल्स कहते हैं। छाते के नुमा है, ये छाते का वो है, ये छाते की वायर्स हैं, और इनसे फिर ये जो निकाले हैं ये प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स निकलती हैं। इन प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स से सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स निकली, और फिर ये जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स निकलते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये, इसके बाद ये बनी है, और यहाँ पर ये फिर जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बने हैं। तो ये इस प्रकार से एक ग्लोब्यूल का
परिवर्धन हुआ है। मैच्योर ग्लोब्यूल जो है एक लार्ज राउंडेड स्ट्रक्चर है, डार्क येलो इन कलर है, जो कि एडेक्शियल साइड पर स्थित होता है। इसकी वॉल बनी होती है 8 कर्व्ड सेल्स की, जिन्हें हमने शील्ड सेल्स कहा है। प्रत्येक शील्ड सेल के मध्य से एक रोड शेप्ड या दंडाकार मैनुब्रियल सेल निकलती है और मैनुब्रियल सेल की गुहा की ओर एक फ्री एंड पर 1 या 2 कैपिटुलर सेल्स होती हैं, जिनसे सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स निकलती हैं और उनसे फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट निकलते हैं। एंथ्रीडियल फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका एंथीरोजॉइड में परिवर्तित हो जाती है, जो कि स्पाइरल होता है और ब्लाइफ्लैजेलेटेड होता है। ये देखिए, ये एक एंथीरोजॉइड है जो कि स्पाइरल फॉर्म के अंदर है और साथ ही साथ द्विकशाभिकीय होता है। तो ये एक इसका परिवर्तन हो गया ग्लोब्यूल का। अगला हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवोगोनियम या न्यूक्यूल। उसी तरह से एडेक्शियल पेरिफेरल सेल, जिसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, अपर वाली सेल से ग्लोब्यूल बनना है, नीचे वाली कोशिका से पेरिक्लाइनल डिवीजन में उसी प्रकार से 2 कोशिकाएं बननी है, आउटर एंड इनर। ये वापस पहले वाला ही रिपीट कर रही हूं मैं। आउटर बनेगी बेसल नोडल सेल और नीचे वाली जो है वो इंटरनोडल सेल के रूप में काम करती है। तो ये जो कोशिका है इसमें फिर से डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से 3 कोशिकाएं बन गई ना। एक है ग्लोब्यूल इनिशियल, जिसे हमने ग्लोब्यूल बना लिया, और दूसरी है बेसल नोडल सेल और नीचे वाली है इंटरनोडल सेल। बेसल नोडल सेल जो है उससे फिर 3 बन गई। बेसल नोडल सेल जो है उससे फिर 5 पेरिफेरल सेल्स निकलती हैं, जिसमें अपर वाली सेल ने ओवोगोनियम का निर्माण करना है, न्यूक्यूल का निर्माण करना है। 2 साइड लेटरल वाली हैं वो ब्रेक्ट्स बनेंगी और नीचे वाली 2 जो है वो कॉर्टिकल सेल में इम्पार्ट करती हैं। अब हमारे पास जो है वो है ओवोगोनियल इनिशियल। यहाँ पे ये पहले वाला ही रिपीट किया है मैंने समझाने के लिए। यहाँ पर ये ओवोगोनियल इनिशियल है। ये देखिए ओवोगोनियल इनिशियल है। इस ओवोगोनियल इनिशियल में 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाओं की एक लाइन बन जाती है। ठीक है, एक है लोअर, एक है मिडल और एक है अपर। जो लोअर सेल है वो एक कोशिकीय वृंत कोशिका या यूनिसेल्ड पेडिसल बनाती है। मिडल की जो कोशिका है वो पर्व संधि की तरह कार्य करती है, यानी कि इंटरनोडल सेल की तरह कार्य करती है, और अपर मोस्ट जो है वो एनलार्ज होकर ओवोगोनियम का निर्माण करती है। अब इसमें मिडल कोशिका में डिवीजन होता है। मिडल नोडल सेल है, ये देखिए यहाँ पर ये ओवोगोनियल मदर सेल है, ये पेडिसल सेल है, ये मिडल कोशिका है। अब इसमें मिडल अपर वाली सेल ने तो उसी तरह से एनलार्ज होकर ओवोगोनियम का निर्माण करना है। मिडल नोडल सेल है, इसमें डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये देखिए वो कंटिन्यू ही है पीछे वाला। इसमें डिवीजन हुआ जिसके फलस्वरूप 6 कोशिकाएं बनेंगी। एक सेंट्रल सेल बनेगी और 5 इसमें पेरिफेरल सेल्स बनेंगी। एक केंद्रीय कोशिका और 5 इसमें परिधीय कोशिकाएं बनेंगी। ये 5 परिधीय कोशिकाएं जो बनेंगी ये लॉन्ग ट्यूबुलर होकर ओवोगोनियम को चारों ओर से घेर लेती हैं। अब इसमें 5 ट्यूबुलर सेल्स में प्रत्येक में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 5 कोरोनल सेल बनती हैं। ये देखिए ये सेंट्रल सेल है, ये शीथ इनिशियल है। इसमें क्या है कि इस प्रकार से ये यहाँ पर देखिए 5 कोरोनल सेल्स और 5 ही ट्यूब सेल्स बनती हैं। 5 कोरोनल सेल्स ऊपर की तरफ होती हैं, इन्हें हम किरीटीय कोशिकाएं कहते हैं, और 5 जो ट्यूब सेल्स हैं वो दक्षिणावर्त क्रम में स्पाइरल क्रम में न्यूक्यूल को चारों ओर से घेरे रहती हैं। तो इस प्रकार से ये ओवोगोनियम के अंदर एग डेवलप हो गया। ये देखिए इस समय ये एग स्टॉक सेल, सेंट्रल नोडल सेल, पेडिसल, कोरोनल सेल्स और ये ट्यूब सेल्स हैं। तो इस प्रकार से एक मैच्योर ओवोगोनियम के अंदर इस प्रकार से जो एग है
ये पेडिसल, सेंट्रल सेल, स्टॉक सेल, एग न्यूक्लियस, एग और साथ में ये ट्यूब सेल्स नज़र आती हैं। तो ये एक मैच्योर ओवोगोनियम की स्ट्रक्चर है। अब अगला हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। जब ओवोगोनियम मैच्योर हो गया, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ओवोगोनियम 5 ट्यूब सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उनके बीच में नैरो स्लिट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे थोड़ा सा अपार्ट होने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है, बीच में थोड़ी सा स्पेस बन जाता है। अब इस स्पेस के जरिए पुमणु या एंथीरोजॉइड्स इन्हीं में से होकर अंडधानी तक पहुंचते हैं, ओवोगोनियम तक पहुंचते हैं। उनकी भित्ति जो है वो जिलेटिनाइज्ड बाहर से हो जाती है। एक एंथीरोजॉइड एग से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और जाइगोट के चारों ओर एक वॉल बन जाने से ये ओओस्पोर का काम करता है या ओओस्पोर बन जाता है। तो इस प्रकार से ओओस्पोर एक सिंगल स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इन द लाइफ साइकिल ऑफ कारा। ये निषिक्तांड या ओओस्पोर की भित्ति और अंडधानी पर स्पाइरल रूप से जो आवरण कोशिकाएं होती हैं वो थिक हो जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। ओओस्पोर वॉल और इनर वॉल ऑफ ट्यूब सेल्स दोनों बोथ बिकम थिकन्ड, बट द अदर पोर्शन ऑफ शीथ वॉल जो है वो डिके हो जाता है। तो ओओस्पोर इस टाइम पर एक थिक वॉल्ड नट की तरह लगता है। ये येलो, रेड और ब्राउन होता है कलर के अंदर, स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये पूल के बॉटम में गिर जाता है और रेस्टिंग पीरियड के बाद में फिर से ये जर्मिनेट होता है। तो अंकुरण के समय निषिक्तांड का या ओओस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो ऊपर वाले भाग में चला जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। ओओस्पोर के ऊपरी भाग में एक ट्रांसवर्स वॉल के बनने से ये इस तरह से दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। सेंटर वाली जो नीचे वाली जो है वो आधारीय कोशिका में 3 केंद्रक होते हैं, जबकि ऊपर वाली जो छोटी कोशिका है उसके अंदर एक ही केंद्रक होता है। नीचे वाली जो बेसल सेल है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है और यह डेवलप्ड होते हुए थैलस को फूड या न्यूट्रिशन देती है। और इसमें जो तीनों केंद्रक हैं, तीनों न्यूक्लियाई हैं, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होगा कि ओओस्पोर की वॉल टॉप से, शीर्ष भाग से फट जाती है। इसके साथ ही एक जो ऊपर वाली जो सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से एक राइजोइडियल इनिशियल निकलता है और एक जो है वो प्रोटोनीमल इनिशियल निकलता है। ये दोनों सेल्स राइजोडियल इनिशियल या मूलाभासीय प्रारंभिका से राइजोइड्स बनेंगे और जो प्रोटोनीमल इनिशियल है या प्राथमिक प्रथम तंतु प्रारंभिका है उससे प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्राथमिक प्रथम तंतु का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही प्राथमिक प्रथम तंतु पर या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटोनीमा पर नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं और इस प्रकार से उन पे आगे लीव्स प्रेजेंट होंगी, ब्रांचेज होंगी और इस प्रकार से नया प्लांट का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से इसका ये परिवर्धन है, किस प्रकार से अंकुरित होता है निषिक्तांड। अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ें तो प्लांट बॉडी, जो कारा की प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होती है और डिप्लॉइड कंडीशन में मैंने आपको बताया केवल जाइगोट या ओओस्पोर ही दिखाता है। जर्मिनेशन के टाइम पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप हैप्लॉइड स्टेज जो है वो वापस से आ जाती है। कारा की लाइफ साइकिल जो है इस प्रकार से हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। दिस इज ये इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कारा। थैंक यू।